स्वागत है आपका दोस्तों हमारे YouTube चैनल MBCS केमिस्ट्री क्लासेस में। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा था। अब हम सभी पता करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ होती है, और इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशंस को पढ़ने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसका नाम है क्वांटम नंबर्स। क्या नाम है? क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर से जो है हम लोग इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशंस के बारे में हम लोग पता लगाते हैं, अगर हमें क्वांटम नंबर्स पता है। जैसे अगर मुझे आपको कोई चीज़ें कोरियर करनी हो या फिर हमें कोई गिफ्ट भेजना हो आपको, तो हम लोग कैसे भेजेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आप पता करूंगा कि आप किस स्टेट से हैं इंडिया में। अगर आप इंडिया से हैं तो मैं पता करूंगा कि आप किस स्टेट में रहते हैं। फिर आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, मैं ये पता करूंगा। उसके बाद मैं क्या पता करूंगा कि आप किस वार्ड में रहते हैं या मोहल्ले में रहते हैं। और फिर मैं पता करूंगा कि आपका हाउस नंबर क्या है। तो मैं अगर ये सारी चीजें अगर मैं पता लगा दूं तो मैं आपको जो है गिफ्ट भेज सकता हूं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशंस को पता लगाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उसमें से पहली चीज है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इन्हें आप n से डिनोट कर सकते हैं। दूसरी जो हमें जरूरत पड़ती है उसका नाम है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, L से डिनोट किया जाता है इन्हें। और तीसरे जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसका नाम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम लोग M से डिनोट करते हैं। और चौथी जिस चीज की हमें जरूरत पड़ती है उसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। S से डिनोट किया जाता है। तो ये चारों क्वांटम नंबर जो है हमें मदद करेंगे इलेक्ट्रॉन के पोजीशंस को बताने में। तो चलिए इन सबको बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि एजीम्यूथल या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो बेसिक जानकारियां हैं वो कैसे हम लोग ले सकते हैं। तो फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, डिनोट n से करते हैं। बोर्ड ने इनकी खोज की थी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट किया जाता है। और दूसरा जो हमें पते में आता है कि यूज क्या है इसका, तो सबसे पहले जो इसका यूज है वो हमें एनर्जी बताने में, ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है या फिर उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, किस ऑर्बिट में है ये बताता है, या फिर किस सेल में है इलेक्ट्रॉन ये बताता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब जब हम इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को पढ़ लेते हैं तो हमें क्या पता चल जाता है, एनर्जी के बारे में, ऑर्बिट्स के बारे में और सेल के बारे में। तो इससे जुड़ा एक प्रश्न और आता है कि सर कितने सेल होते हैं, कितने ऑर्बिट होते हैं सर। तो वही K L M N हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और ये इनफाइनाइट तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है ये, यानी कि जो सेल है वो 1 to इंफिनिटी तक जाता है सेल। और उसके अलावा अगर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पता करने हो
तो हम इन्हीं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से पता करते हैं। तो अगर n का नंबर 1 है तब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जो होगा वो होगा n स्क्वायर। क्या होगा? n स्क्वायर। क्योंकि अगर n की वैल्यू 1 हो गई, अगर n की वैल्यू 1 हो गई तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी 1 होंगे। अगर n की वैल्यू 2 हो गई तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स 4 होंगे। अगर n की वैल्यू 3 हो गई तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स 9 हो जाएंगे। अगर n की वैल्यू 4 हो गई तो नंबर ऑफ ऑर्बिट 16 हो जाएंगे। चलिए अब हम इनमें छुपे इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं कि कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसमें रह सकते हैं इस ऑर्बिट्स में। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स, तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में रहेंगे वो कितने रहेंगे भाई? 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रहेंगे। अगर सपोज दैट n की वैल्यू 1 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर n की वैल्यू 2 है तो कितने हो जाएंगे? यहाँ पे आप 2 का स्क्वायर रखोगे, आई थिंक ये 8 हो जाएगा। n की वैल्यू आप 3 रखोगे तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे हम लोग जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के बारे में बताता है, ऑर्बिट्स, और जो चौथी चीज बताता है ये डिस्टेंस भी बताता है। क्योंकि देखिए कितने सेल रहेंगे, अगर यहाँ पे न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, इसके बाहर जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी बताने के काम में आता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बैलेंस इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस बताने के भी काम में आता है। तो जो है ऐसे हम लोग इस चीज को बताते हैं। इसी के साथ अब हम लोग अगला पढ़ेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर। आगे हम लोग पढ़ते हैं दूसरे क्वांटम नंबर के बारे में जिसका नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एल से डिनोट किया जाता है। खोज किसने करी थी? तो भैया सोमरफील्ड ने की थी। सोमरफील्ड। इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है इसमें एजीमुथल क्वांटम नंबर में? बताता क्या है? सबसे पहले हमें बताता है सबसेल के बारे में, और वो सबसेल्स क्या होते हैं अभी तक आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन वो होते हैं SPDF। ये सबसेल हैं SPDF। ये सबसेल के बारे में हमें बताता है, और इस सबसेल का भी कैलकुलेशन होता है। तो अगर आपको नंबर ऑफ सबसेल अगर निकालना है, नंबर ऑफ सबसेल, तो नंबर ऑफ सबसेल निकालने का क्या तरीका है? वो ये तरीका है कि 0 to n-1, 0 to n-1, इससे भी हम लोग इस चीज को निकाल सकते हैं। इसमें भी दोस्तों n की जो वैल्यू है कभी भी l के इक्वल नहीं होनी चाहिए और ना ही बड़ी होनी चाहिए। l की वैल्यू ये कभी भी होल्ड नहीं कर सकती, बड़ी या बराबर कभी भी होल्ड नहीं कर सकती। n जो है वो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलिए अब s के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत चर्चाएं कर लेते हैं। s क्या है? साफ, P D F। P for principal, D for diffused and F for fundamentals। ये इनके नाम हैं। S for soft, P for principal, D for diffuse, F for fundamentals। S सबसेल में L की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, T की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, D की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है, और F की जो वैल्यू होती है वो 3 होती है।
S की वैल्यू 0, P की वैल्यू 1, D की वैल्यू 2 और F की वैल्यू 3। और इसके और जो है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, इसके अलावा जो हमें बताता है वो बताता है कि क्लोजनेस क्या है न्यूक्लियस से, क्लोजनेस टुवर्ड्स न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के जो है सबसे ज्यादा जो क्लोज रहता है वो रहता है S, फिर उसके बाद कौन रहता है P, उसके बाद कौन रहता है D और उसके बाद कौन रहता है F। S जो है न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज होता है, फिर P होता है, फिर D होता है, फिर F होता है। अब सवाल आता है कि सर एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा होती है, तो ध्यान से देखिए एनर्जी किसकी ज्यादा होती है। एनर्जी सबसे ज्यादा S की होती है। क्यों होती है भाई S की, क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे नजदीक जो होता है वो S होता है, उससे नजदीक P होता है, फिर उसके बाद D और उसके बाद F। कहने का तात्पर्य ये न्यूक्लियस से कम दूरी पर है, एनर्जी कम होगी, और इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि एनर्जी की ऑर्डर अगर देखी जाए तो दिस इज लाइक एनर्जी ऑर्डर S की सबसे कम, फिर P की, फिर D की, फिर उसके बाद F की। तो इतनी सारी चीजें जो है हमें बताता है। इसके बाद हम लोग जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में चर्चा करेंगे, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है आते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की चर्चाएं हम कैसे करते हैं, तो जो सबसेल्स होंगे हमारे पास, सबसेल्स का कैलकुलेशन 2l प्लस 1, 2l प्लस 1, यहां से जो है हम लोग सबसेल की कैलकुलेशन को करेंगे। फिर इस सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, सबसेल इन सबसेल में इलेक्ट्रॉन, तो ध्यान से देखिए 2 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम यहाँ पे L की वैल्यू को रखते हैं, सपोज दैट हमने L की वैल्यू 0 रखी S के लिए, तो ध्यान से देखिए इसमें कितने सबसेल आएंगे। L की वैल्यू हमने 0 रखी S के लिए, L की वैल्यू हमेशा 0 होती है, मैंने आपको बताया है। तो कितने ऑर्बिटल होंगे, 1। L की वैल्यू अगर 1 रखी जाए यानी कि P के लिए, तो कितने ऑर्बिटल होंगे, तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, L की वैल्यू अगर 2 रखी जाएगी तो कितने ऑर्बिटल होंगे, 5 होंगे। L की वैल्यू 3 रखी जाए तो कितने ऑर्बिटल होंगे, 7 होंगे। ऐसे जो है हम लोग इस एनर्जी को फॉलो कर सकते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर में डिड्यूस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग s ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। तो कल अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें एक ऑर्बिटल आएगा। p में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो टोटल है 3 ऑर्बिटल्स आएंगे। d में हम लोगों ने पढ़ा था टोटल 5 ऑर्बिटल आएंगे। और f में हम लोगों ने पढ़ा था कि टोटल जो है 7 ऑर्बिटल आएंगे। ओके, ऐसे हम लोगों ने पढ़ा था इसको। उसके बाद जो है इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, s में नंबर, अगर s की वैल्यू 0 हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 2। अगर p की वैल्यू हम सभी जानते हैं, अगर हम 1 रखेंगे क्योंकि s की वैल्यू हम 0 होती है, मैंने आपको बताया था। p की वैल्यू 1 होती है, हमने आपको बताया था। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर f की वैल्यू 3 है तो उसमें अगर d की वैल्यू 2 है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 आएंगे। अगर f की वैल्यू 3 है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2l प्लस 1। ये जो है मेरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐसे ही निकाल सकते हैं आप चाहें तो।
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है सबसेल में आ जाएगा। तो एजीमुथल काउंटर नंबर हमें ये भी बताता है कि कैसे जो है हम लोग सबसेल में हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे S की वैल्यू 0 है, L वैल्यू 0 है, 1 2 3 एजीमुथल नंबर 0, P के लिए 1 2 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालना है तो इसमें 2, इसमें 6, इसमें 10 और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है होते हैं इसमें। तो SPDF के बारे में हम लोगों ने घनघोर चर्चा की। और अब हम लोग जो है शेप के बारे में पढ़ेंगे कि शेप को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो शेप के बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं इनके शेप्स के बारे में, इनके शेप को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, s ऑर्बिटल्स का जो शेप होता है वो कैसा होता है। s सबसेल का आप शेप देखिए तो एकदम बिल्कुल गोल मटोल होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह फैली होती है, इसीलिए इसको नॉन डायरेक्शनल भी कहा जाता है। लगभग x y z हर जगह फैली होती है, इसीलिए इसको नॉन डायरेक्शनल भी कहा जाता है। नॉन डायरेक्शनल कहा जाता है। उसके अलावा p ऑर्बिटल में जो है इसका शेप डंबल के आकार का होता है। ये डायरेक्शनल होता है। d ऑर्बिटल कैसा होता है, डबल डंबल होता है, कुछ इस प्रकार से डबल डंबल, कुछ इस प्रकार से होता है डबल डंबल। और f ऑर्बिटल जो होता है, f ऑर्बिटल या f सबसेल जो होता है वो क्या होता है, f सबसेल जो होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स शेप का होता है। और इसको हम लोग बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, आप इनको गूगल सर्च करके देख सकते हैं कि f जो सबसेल है उसकी शेप कैसी होती है। तो बारी बारी से s सबसेल के बारे में पढ़ें तो s सबसेल एक ही टाइप का होता है, ठीक है ना, एक ही ऑर्बिटल्स इसमें इन्वॉल्व होता है। इसमें देखिए p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो x एक्सिस के डायरेक्शन में कुछ इस प्रकार से अलाइन होता है। अगर y डायरेक्शंस की बात करें तो p ऑर्बिटल कुछ इस प्रकार से इन्वॉल्व होता है। और z डायरेक्शंस की बात करते हैं तो ये दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z, ओके। और z डायरेक्शन का p ऑर्बिटल है वो कुछ इस तरीके से डंबल से बनाता है। तो 3 ऑर्बिटल्स जो हैं कुछ इस शेप की होती हैं p ऑर्बिटल। अब आगे हम लोग d ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके शेप के बारे में पढ़ेंगे, एकदम डिटेल स्टडी करेंगे d ऑर्बिटल के शेप के बारे में। चलिए दोस्तों, तो अब जो है हम लोग d ऑर्बिटल्स के सारे शेप के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। तो पहला एग्जिस्ट करता है हमारा dxy। इसकी शेप देखिए ध्यान से एकदम, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो जो इनके इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज होते हैं कुछ इस तरीके से फैली होती हैं, डबल डंबल शेप होता है इनका। और dxy कुछ इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा जो है ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है इसमें, वो होता है y, और z भी इन्वॉल्व हो सकता है। इसको z मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। वो कुछ इस प्रकार से होता है, क्योंकि 3D में जूम कर पाना किसी के लिए भी बनाना यहाँ पे बिल्कुल मुश्किल है। XY, DYZ और उसके बाद DZX। इसको Z मान लीजिए, इसको आप लोग X मान लीजिए। तो DZX का शेप कुछ इस प्रकार से बनेगा। पांचवा जो मेरा शेप होता है वो क्या होता है, dx² माइनस y², dx² माइनस y² जो शेप है
वो कुछ इस प्रकार से होता है। इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, ये भी डबल डबल डी होगा, ये कुछ इस प्रकार से होगा, x और y पे ओवरलैप करता हुआ दिखेगा। dz स्क्वायर का शेप काफी विचित्र होता है। अगला जो ऑर्बिटल होता है dz स्क्वायर। ये dz स्क्वायर क्यों होता है, इसको हम लोग अच्छे से एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्टडी करते हैं, क्योंकि इनके जो z स्क्वायर होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं पूरी तरीके से। तो इसको अच्छे से जो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्टडी करेंगे। अभी के लिए बस आप ऐसे देख सकते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हम लोग इस बेसिक को कवर कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, dz स्क्वायर इसको z मान लीजिए, ये डबल डबल इससे नहीं होता है क्योंकि इसके शेप डिफ्यूज हो जाते हैं, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग इसको स्टडी करेंगे। तो इसको आप लोग एक्सेप्शन के तौर पे देख सकते हैं। तो dz स्क्वायर का शेप कुछ इस तरीके से होता है, और सारे जो d ऑर्बिटल्स होते हैं किससे कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो आगे जो है हम लोग स्टडी करेंगे कि कितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फिर उसके बाद हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर को स्टडी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग तीसरे क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है एजीम्यूथल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसकी खोज किसने की थी? साइंटिस्ट का नाम था लैंड, और ये बेसिकली बताता है ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशंस के बारे में, जो एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स थे इनके ओरिएंटेशंस के बारे में बताता है। और ये जो है कहां से कहां तक इसकी वैल्यू -L, 0 प्लस L। हम सभी जानते हैं s ऑर्बिटल की L वैल्यू क्या होती है भाई? s ऑर्बिटल की L वैल्यू 0 होती है, तो वहां पे जो s ऑर्बिटल है 0 लिखेंगे हम सभी। p ऑर्बिटल की अगर बात करें तो 1 होती है, तो हम क्या लिखेंगे? -1 0 प्लस 1 ये होगा। d ऑर्बिटल्स की अगर बात करें -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 ये होती है। f ऑर्बिटल की बात करें तो इनकी L वैल्यू 1 L वैल्यू 2, और f ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो -3 -2 -1 0 +3 +2 +1। इनकी वैल्यू क्या होती है? L = 3। तो जो है ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जाती है? -L to +L। अब जो है इसमें क्या समझने वाली बात थी, इसमें ऑर्बिटल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एक ही ऑर्बिटल होती है इसमें। हमने इनके प्रॉपर ओरिएंटेशंस भी पढ़े थे। p ऑर्बिटल में 3 होता है ऐसे, d ऑर्बिटल में भी पढ़ा था कि 5 होता है। तो सब एक ही जगह जाते हैं अगर आप ध्यान से पढ़। d में 5 होता है, 1 2 3 4 5। s में f में 7 होता है, ध्यान से देखें अगर तो f में कितने हो गए? 7 हो गए। तो ऐसे जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है। अब इसी में क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और उन इलेक्ट्रॉन्स को जो है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज पोजीशन में हम सजाते हैं। तो उसको कौन बताएगा? वो बताएगा हमारा चौथा क्वांटम नंबर, जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम लोग फोर्थ ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे, फोर्थ क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे हम, सॉरी, जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। एस से डिनोट किया जाता है इसको। खोज इसकी किसने की थी? तो गॉडस्मिथ एंड उलेनबेक ने इसको डिस्कवर किया था।
अब जो है हम जब इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो उनके स्पिन के बारे में जो हम लोग ब्रॉडली इसमें चर्चा करते हैं कि स्पिन कैसे होगा। तो स्पिन जो है बेसिकली अगर आप ध्यान दें, अगर हम स्पिन के बारे में अगर ध्यान दें तो एक स्पिन अप हो सकता है, एक स्पिन डाउन हो सकता है, या फिर एक क्लॉकवाइज मान लेंगे हम लोग और दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसा चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चलेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को हमें भरना है एस ऑर्बिटल में तो पहले हम लोग एक स्पिन अप और फिर उसके बाद स्पिन डाउन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे चल रहा है तो अगर एस ऑर्बिटल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एक ऐसे चलेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो है चलता है। इनकी जो वैल्यू होती है, अगर क्लॉकवाइज जा रही है तो +½ हम ले सकते हैं और इसकी वैल्यू जो है हम लोग -½ ले सकते हैं। ये सारे थ्योरेटिकल्स वैल्यू हैं, तो इन थ्योरेटिकल्स वैल्यू को हम लोग इसी टाइप से देखते हैं। तो ये भरने की प्रक्रिया है। अगर हम पी ब्लॉक में अगर भरें तो ये सारे क्लॉकवाइज हो गए, ये सारे एंटी क्लॉकवाइज हो गए, और किसी के वैल्यू यहाँ पे 1/2 है, +1/2, तो दूसरे की वैल्यू क्या है, -1/2। तो जो है ऐसे हम लोग इनके स्पिन के वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं, ऐसे हम लोग स्पिन के वैल्यूज को लगाते हैं। तो हम लोग चाहें तो आसानी से इन सारे स्पिन क्वांटम नंबर्स और ये जो चारों क्वांटम नंबर्स हैं इनको अच्छे से समझ सकते हैं। अगले प्रक्रिया में, अगले लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को हम लोग लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें सर्टेन थिंग्स आने चाहिए, लाइक अबाव प्रिंसिपल और उसके बाद हुन्स रूल। तो अगर आप ये सब सीख लेंगे, अगर हुन्स रूल आपने सीख लिया, अबाव प्रिंसिपल सीख लिया, तो आप जो है इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से भर पाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ काम आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काम आता है जब हम लोग पीरियोडिक टेबल अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है हमें बहुत काम आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसको पढ़ने के लिए हमें पॉलिश डिवीजन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से पढ़ेंगे।